तो सीजन 2 की शुरुआत में दिखाते हैं कि कौन कौन सीडीसी से बचकर निकल चुके हैं। सीडीसी यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। सबसे पहले तो रिक, फिर उसकी वाइफ लॉरी, उनका बेटा कार्ल, रिक का दोस्त शेन, ग्लेन जिसने सीजन 1 में रिक को बचाया था जब वो टैंक में फंस गया था, याद होगा आपको। फिर मरिल का भाई टेरिल, ठीक है। अरे मरिल याद है ना आपको, वही आदमी जिसे टेरेस पर लॉक करके ये लोग निकल गए थे। उसके बाद टी डॉग, फिर डेल, एंड्रिया और आखिर में सोफी और उसकी माँ करोल। तो ये सारे लोग सीडीसी से निकलकर हाईवे पर आ रहे होते हैं, पर अचानक रास्ते में ढेर सारी गाड़ियां इधर उधर खड़ी दिखती हैं और इनके पीछे से आगे निकलना इनके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। ये लोग उतरकर उन गाड़ियों में अपनी जरूरत की चीजें ढूंढने लग जाते हैं कि कहीं कुछ खाने पीने का मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। टी डॉग उन कार्ड से पेट्रोल निकालने लगता है। शेन को एक गाड़ी में वाटर कैंस मिलते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन अचानक बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज इनकी ओर आ जाते हैं। असल में ज़ॉम्बीज भी खाने की तलाश में यहाँ पर आ रहे हैं। अब इन्हें बिना कोई आवाज के चुपचाप आगे जाना होगा ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान इन पर ना जाए। इसीलिए सभी जगह जगह गाड़ियों के नीचे छुप जाते हैं। पर टी डॉग जो पेट्रोल निकाल रहा था, उसके छुपने की कोई जगह नहीं होती और ऊपर से ज़ॉम्बीज बहुत पास आ चुके होते हैं। टी डॉग एक कार के साइड में छुपने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ कट जाता है और बहुत खून भी निकलता है। और अब उसके खून को सूंघकर ज़ॉम्बीज उस पर हमला करेंगे। और जैसा हमने सोचा था दोस्तों, एक ज़ॉम्बी उसके खून की बू से बड़ा आकर्षित होकर उसकी ओर आ जाता है। लेकिन देखिए किस्मत उसकी कितनी बढ़िया है, एंड वक्त पर डेरिल वहां पर आकर चाकू से उस ज़ॉम्बी को मार डालता है, और वो भी बिना कोई आवाज किए। फिर ये दोनों जमीन पर लेटकर मरे हुए ज़ॉम्बी को अपने ऊपर डाल देते हैं ताकि चलते हुए ज़ॉम्बीज इन पर ध्यान न दे। और वैसा ही होता है, ज़ॉम्बीज इन्हें पार कर करके निकल रहे होते हैं। एंड्रिया तो एक कैरवन के अंदर छुप जाती है। कैरवन के ऊपर होता है डेल। अचानक ही एक ज़ॉम्बी कैरवन के अंदर घुस जाता है। एंड्रिया तो घबराकर बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। वो चिल्ला भी नहीं सकती क्योंकि फिर बाहर चलते हुए सारे ज़ॉम्बीज कैरवन के अंदर घुस जाएंगे। लेकिन खुशकिस्मती से ऊपर बैठा डेल कैरवन का टॉप खोलकर एंड्रिया को एक स्क्रू ड्राइवर पकड़ा देता है, जिससे वो उस ज़ॉम्बी का खात्मा कर देती है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह होती है कि दो ज़ॉम्बीज सोफी को देख लेते हैं। उनसे बचने के लिए सोफी पास के जंगल के अंदर भागती है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसका पीछा करते ही रहते हैं। अब ये देखकर रिक भी उनके पीछे भागता है, और इससे पहले कि सोफी उनके हाथ लगे, रिक उसे फाइनली बचा लेता है। सोफी कहती है कि अपना गन निकालकर उन्हें शूट कर दीजिए जल्दी। पर रिक कहता है कि शूट करेंगे तो तुम्हें याद नहीं है क्या, आवाज आएगी और बाकी ज़ॉम्बीज भी इसी तरफ आ जाएंगे, इसलिए हम नहीं शूट कर सकते। तुम यहीं पर सेफ रहो, मैं उन ज़ॉम्बीज को देख लूंगा। कहकर रिक उन ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए उन्हें दूसरी दिशा में लेकर जाता है। फिर बिना किसी आवाज के उन ज़ॉम्बीज का खात्मा करके सोफी को लेने के लिए वापस आता है। लेकिन दोस्तों, तब सोफी वहां पर नहीं होती। अपनी बेटी को खोकर कार्ल बहुत रोती है कि कहाँ गई वो। फिर सभी सोफी को ढूंढने लग जाते हैं। अचानक होता यह है कि चर्च की बेल बजती है। ये लोग चौंक कर उस दिशा में जाते हैं तो वाकई में वहां पर एक चर्च होता है। लेकिन ये क्या, चर्च के अंदर भी ज़ॉम्बीज होते हैं। वो उन ज़ॉम्बीज को मार कर बाहर आते हैं और फैसला करते हैं कि एक साथ मिलकर सोफी को ढूंढने से बेहतर ये होगा कि हम उसे अलग अलग दिशाओं में ढूंढे। तो एक तरफ रिक, कार्ल, शेन जंगल में ढूंढने जाते हैं। तभी एक हिरन को देखकर कार्ल बड़ा खुश होता है क्योंकि उसे हिरन बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। तो वो उसके पास जाने लग जाता है कि तभी उस हिरन पर कोई गोली चलाता है। लेकिन होता यह है कि हिरन को लगकर वो गोली कार्ल को भी लग जाती है। तभी वहां पर वो शिकारी आता है जिसने हिरन को शूट किया था। वो कहता है कि मेरी जगह पास ही में वहां पर डॉक्टर है, आप लोग चलो मेरे साथ। तो वो कार्ल को उठाकर तुरंत उस डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वो वहां पर फिर कार्ल का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और बताते हैं कि गोली हिरन को लगकर फिर इसको लग गई थी, इसलिए इसको ज्यादा चोट नहीं आई, बच जाएगा ये। लेकिन हाँ, बुलेट के पीसेस को निकालने के लिए ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए खून और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिसिन, इन सब की जरूरत पड़ेगी। उसके बगैर तो ऑपरेशन होना बहुत ही मुश्किल है, और अगर करेंगे तो कार्ल की जान खतरे में पड़ सकती है। और तब शिकारी कहता है कि देखिए, मैं शहर जाकर मेडिकल से सब कुछ लेकर आ जाऊंगा। शेन भी उसके साथ जाता है। दोस्तों, अब ये दोनों शहर जाने वाले हैं जो अब ज़ॉम्बीज से भरा पड़ा है। बताओ कैसे करेंगे। इसी बीच रिक कार्ल को अपना खून देता है। वो बड़ी परेशानी में भी होता है कि अब वो लॉरी को कैसे बताएगा कि कार्ल इस हालत में है। तब डॉक्टर की बेटी, जिसका नाम मैगी है, वो कहती है कि मैं आपकी वाइफ को इन्फॉर्म कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिएगा, आप बस जगह बताइए। फिर वो उस जगह पर जाकर लॉरी को बताती है कि अरे आपका बेटा घायल है, जल्दी चलिए, रिक ने मुझे यहाँ पर भेजा है। पर डैरल लॉरी को जाने से रोक देता है कि नहीं नहीं, हम इस औरत को जानते तक नहीं है, इसके साथ तुम मत जाओ, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। पर लॉरी उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि उसे अपने बेटे की बड़ी फिक्र होती है। वो तुरंत मैगी के साथ चल देती है। फिर डैरल और बाकी लोग हाईवे पर पहुंचते हैं। टी डॉग बहुत घायल हो चुका था और उसका खून रुकने का नाम ही नहीं लेता। तब डैरल उसको नशीला पदार्थ देता है कि देखो, इससे तुम्हारा दर्द तो एटलीस्ट कम हो जाएगा। टी डॉग भी उसको ले लेता है। इतने में यहाँ मैगी लॉरी को लेकर अपने घर पर आ जाती है। अपने बेटे की हालत देखकर लॉरी बहुत ज्यादा रोती है कि बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया। पर बहुत देर बाद भी शेन और शिकारी नहीं लौटते। अगर वो मेडिसिन और इक्विपमेंट्स नहीं लेकर आए तो कार्ल को बचाना नामुमकिन हो जाएगा।
रिक भी शहर जाने की सोचता है, लेकिन काल को खून देने की वजह से वो थोड़ा कमजोर हो गया था और इस हालत में वो जा नहीं सकता। तो अब लॉरी कहती है कि मैं जाऊंगी, पर रिक उसे विश्वास दिलाता है कि अरे हम कुछ देर और वेट करेंगे, शेन और शिकारी जरूर वापस आ जाएंगे। यहाँ टिडॉक की हालत बद से बदतर हो रही थी, तो वो उसको भी लेकर डॉक्टर के पास आ जाते हैं। वहां पर शिकारी की वाइफ टिडॉक का इलाज करती है अच्छे से। तो अब रिक, उसकी फैमिली और बाकी सारे लोग डॉक्टर के घर पर ही हैं दोस्तों। ये घर एक बड़े खेत के बीचों बीच है और जरा सेफ जगह मालूम होती है, इसलिए सभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं कि चलो सब बढ़िया है। लेकिन अगर थोड़ी देर में काल का ऑपरेशन नहीं हुआ तो बेचारा मर सकता है। मेडिसिन और इक्विपमेंट्स का और इंतजार करेंगे तो काल जरूर मर जाएगा। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि मैं उन चीजों के बिना ही ये ऑपरेशन करूंगा, ताकि बच्चे के बचने के कुछ तो चांसेस होंगे। अगर अभी ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये नहीं बचेगा। देखिए, अब आप दोनों का फैसला है, अभी करना है या उनके आने का वेट करना है। ये सुनकर बेचारे रिक और लॉरी तो टूट जाते हैं, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर वो ऑपरेशन के लिए हाँ कर देते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करने वाले होते हैं कि तभी बाहर गाड़ी की आवाज आती है। ओह माय गॉड! खुशकिस्मती से शेन मेडिकल की सारी चीजें लेकर लौट आता है, लेकिन उसके साथ शिकारी नहीं होता। शेन बताता है कि रास्ते में वो ज़ॉम्बीज़ के हाथों फंस गया और बेचारा मर गया। सुनकर सभी बड़े दुखी होते हैं। तो डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करते हैं, जो सफल होता है और काल बच जाता है। अब शेन बाथरूम में जाकर अपने आप को देखता है तो उसके सर पर एक जगह पर बाल नहीं होते। लगता है किसी ने बालों का एक गुच्छा पकड़कर खींच निकाला था। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में शिकारी और शेन जहाँ मेडिसिन लेने के लिए गए थे, वो जगह बिल्कुल ज़ॉम्बी से भरी हुई थी, जिन्होंने इन दोनों पर हमला भी किया। उनसे बचकर दोनों भाग रहे थे तो शेन का पैर फिसल गया और उसे चोट आ गई। वो भाग नहीं सकता था और वो ज़ॉम्बीज़ का शिकार जरूर बनेगा। इन्हीं हालात में उसने एक फैसला किया और शिकारी को शूट कर दिया। इस वजह से हुआ ये कि सारे ज़ॉम्बीज़ शिकारी पर हमला करने लग गए और इसी बीच शेन किसी तरह वहां से बच निकला था। लेकिन जाते वक्त शिकारी ने शेन के बाल पकड़ लिए थे। शेन खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर भाग आया और तभी उसके बालों का एक गुच्छा शिकारी के हाथ में चला गया था। शेन सोचता है कि अगर इन लोगों ने ये देख लिया तो मुझ पर शक करेंगे, इसलिए दोस्तों वो अपने सारे बाल ट्रिम कर लेता है। अगले दिन सभी मिलकर शिकारी का अंतिम संस्कार करते हैं। शेन कहता है कि बहुत भला आदमी था यार वो, उसने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई थी। हालांकि दोस्तों उसने तो खुद ही शिकारी को ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर दिया था। खैर, फिलहाल सभी सेफ हैं और अब इन्हें सोफी का पता लगाना होगा कि वो कहाँ गई। उन्हें तो लगता है कि सोफी जहां भी होगी, अगर वो जिंदा है तो हाईवे की ओर जरूर आएगी। इसलिए वो सभी हाईवे पर एक गाड़ी पर लिखते हैं कि सोफी, अगर तुम यहाँ पर आई हो तो यहीं पर रुक जाना, हम रोज यहाँ पर आते हैं। फिर डॉक्टर कुछ मेडिसिन मंगवाते हैं, जिन्हें लेने के लिए उनकी बेटी मैगी शहर जाती है। लेकिन अब ग्लेन भी उसके साथ जाना चाहता है, क्योंकि उसे मैगी पसंद जो आ गई है। तभी लॉरी ग्लेन को एक पर्चा देती है और कहती है कि ये शहर से लेकर आ जाओ। पर्ची लेकर वो शहर चले जाते हैं। वहां से कुछ मेडिसिन लेकर वो लॉरी का बताया वो आइटम भी लेकर आ जाते हैं। और अब ग्लेन लॉरी को वो आइटम देता है जो कि एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट है। लॉरी उससे चेक करती है तो पता चलता है वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में शेन का बच्चा है। और ये बात सिर्फ लॉरी और ग्लेन ही जानते हैं। इसी बीच डैरेल डॉक्टर का घोड़ा लेकर सोफी को ढूंढने निकल जाता है। डॉक्टर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रिक और उसके साथियों के आने से पहले वो यहाँ पर चैन से रहते थे, लेकिन अब इनके आने के बाद उन्हें ये अपना घर जैसा लगता ही नहीं। एक और डैरेल उन्हें बिना बताए उनका घोड़ा लेकर चला गया और दूसरी तरफ ग्लेन उनकी बेटी मैगी के साथ क्लोज हो रहा है। बताओ यार, डॉक्टर का तो घाटा हो गया। डॉक्टर को बस इन लोगों के जाने का इंतजार होता है कि कब जाएं यहाँ से। दूसरी ओर डैरेल जंगल में सोफी को ढूंढ रहा होता है। तभी एक नदी के पास सोफी की गुड़िया दिखती है, तो वो समझ जाता है कि जरूर सोफी यहीं आसपास कहीं होगी। पर अचानक वहां पर बहुत सारे पक्षी उड़ने लगते हैं और एक सांप भी सामने आ जाता है। इसी हलचल की वजह से घोड़ा थोड़ा घबराकर डैरेल को नीचे गिरा देता है। इस तरह डैरेल का क्रॉसबो और तीर सारे गिरकर बिखर जाते हैं। उनमें से होता यह है कि एक तीर डैरेल की कमर पर लगकर दूसरी तरफ से बाहर निकल रहा होता है। वो दर्द के मारे बहुत तड़पता है। अगर वो तीर निकालेगा तो बहुत खून बह जाएगा, इसीलिए वो कमर पर एक कपड़ा बांधकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन गिरकर वो आधी बेहोशी की हालत में होता है। तब उसे एक इल्यूजन आता है कि उसका भाई मरिल उसे पूछ रहा है कि तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की भाई, पर किसी और की बेटी को ढूंढ निकालने के लिए तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मेरी जो हालत हुई थी उसकी वजह है वो रिग, तुम उसे जान से मार डालो, बस यही मेरी फाइनल इच्छा है तुमसे। फिर जब डैरेल को होश आता है तो उसके पास ज़ॉम्बीज़ होते हैं। डैरेल उनसे बहुत लड़ता है। एन वक्त पर उसे अपना क्रॉसबो मिल जाता है, लेकिन बिना तीर के वो ज़ॉम्बीज़ को नहीं मार सकता और सारे के सारे तीर न जाने कहां कहां बिखरे पड़े होंगे। उन्हें ढूंढने का वक्त भी डैरेल के पास नहीं होता और तब वो अपनी कमर पर लगे तीर को निकालकर उसे क्रॉसबो में लोड करके उस ज़ॉम्बी का खात्मा कर देता है। लेकिन इसके बाद डैरेल की जैसे सोच ही बदल चुकी थी, शायद इसीलिए कि उसके भाई मरिल का उसे इल्यूजन आया था।
तो वो मरे हुए ज़ॉम्बीज़ के कान काटकर उन्हें माला की तरह पहन लेता है और लगभग एक ज़ॉम्बी की तरह डॉक्टर के घर वापस आता है। अब दूर से उसको देखकर एंटिया तो सोचती है कि कहीं ये ज़ॉम्बी तो नहीं है कोई, तो वो उसे शूट कर देती है। अच्छा हुआ उसका एम खराब होता है और डेरिल के शरीर में बुलेट की सिर्फ खरोंच ही लगती है। लेकिन डेरिल सोफी की गुड़िया लेकर आया था तो सभी सोच में पड़ जाते हैं कि जरूर सोफी यहीं आसपास कहीं होगी, हमें जल्द ही उसको ढूंढना होगा। फिर डॉक्टर डेरिल के घावों का इलाज करते हैं और पूछते हैं कि मेरा घोड़ा कहाँ पर है। वो कहता है घोड़ा, अरे वो तो डरपोक घोड़ा निकला तुम्हारा, पता नहीं कहाँ भाग गया। डॉक्टर कहते हैं कि आइंदा मेरी परमिशन के बिना मेरे घोड़े को हाथ मत लगाना प्लीज, ये मेरी वार्निंग है, समझ लो इसको। अब यहाँ ग्लेन मैगी से अकेले में मिलने के लिए उसे फार्म हाउस में आने के लिए मैसेज लिख कर देता है। मैगी कहती है कि फार्म हाउस में नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ग्लेन जिद करके उसे वहां पर लेकर जाता है। हो वहां तो ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर ग्लेन चौंक जाता है। असल में डॉक्टर और मैगी ने मिलकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर बांध के रखा होता है। इसकी वजह तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन ये देखकर ग्लेन की हालत खराब हो जाती है। मैगी कहती है कि इसके बारे में देखो किसी को कुछ मत बताना, समझे। अगले दिन शिकारी की वाइफ एक मुर्गी का पैर तोड़कर उसको एक बैग में डालकर चोरी छुपे फार्म हाउस जाती है। शायद ये भी डॉक्टर की बेटी है दोस्तों। असल में वो ज़ॉम्बीज़ के लिए खाना लेकर जा रही है, लेकिन डॉक्टर और उसकी बेटियां ज़ॉम्बीज़ को खाना देकर उनको पाल क्यों रही हैं, इसका तो आगे चलकर पता चलेगा आपको, बस बने रहिएगा। यहाँ मैगी ग्लेन की खूब खातिरदारी करती है ताकि वो फार्म हाउस का रहस्य किसी को ना बताए, लेकिन ग्लेन का सर फट रहा होता है। वो किसी ना किसी को तो ये बात बता देना चाहता है, होता है यार चुगलीखोर। फिलहाल उसे दो रहस्य मालूम है, एक तो ये कि फार्म हाउस में ज़ॉम्बीज़ को पाला जा रहा है और दूसरा ये कि लॉरी प्रेग्नेंट है। फार्म हाउस का रहस्य वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मैगी ने उसे मना किया है। कम से कम लॉरी की प्रेगनेंसी की बात तो मुझे किसी को बतानी पड़ेगी, इस तरह वो सोच रहा होता है। और ये सब कुछ सोचकर वो रिक को बताने जाता है, लेकिन तब दूर से लॉरी उसे इशारा करती है कि अगर तुमने बताया तो तुम्हें जान से मार डालूंगी। फिर क्या था, ग्लेन को चुपचाप बिना कुछ कहे चले जाना पड़ता है और फिर सबको गन शूटिंग की प्रैक्टिस दी जाती है ताकि ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला अच्छे से किया जाए। लॉरी भी वहीं पर होती है। यही मौका पाकर ग्लेन चुपचाप डेल के पास जाकर कहता है कि सर मुझे उल्टी करनी है। डेल तो गुस्सा हो जाता है कि तो मेरे पास क्यों आया है, उधर जाके करना। वो कहता है कि नहीं सर, मेरे सर के अंदर एक बात अटकी हुई है, अगर किसी को नहीं बताया तो मेरा सर फट जाएगा, इसीलिए मैं उस बात को यहीं पर उगलने वाला हूँ आपके सामने। डेल कहता है तो ठीक है बताओ ना, उगलो। बस ग्लेन अपना सर हल्का करने के लिए दोनों रहस्य उगल देता है कि फार्म हाउस में ज़ॉम्बीज़ को बांध कर रखा गया है और लॉरी प्रेग्नेंट है। डेल तो ये सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है कि हम लोग ज़ॉम्बी से बचकर यहाँ पर रह रहे हैं और ये डॉक्टर ज़ॉम्बीज़ को पाल रहा है। वो सीधे जाकर डॉक्टर से ही पूछ लेता है कि फार्म हाउस में ज़ॉम्बीज़ को पाल क्यों रहे हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक बीमारी है जिससे वो लोग पीड़ित हुए हैं। उन ज़ॉम्बीज़ के बीच मेरी वाइफ और मेरा बेटा भी है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इस बीमारी की दवा बनेगी, तब मैं उन सबको ठीक कर दूंगा। ये सुनकर डेल की बोलती बंद हो जाती है। वो सीधे लॉरी के पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम प्रेग्नेंट हो, तुम रिक को चुपचाप जाकर सच बता दो, कितने दिन इसको छुपा कर रखोगी। पर लॉरी उसकी बात नहीं सुनती और ग्लेन के पास जाकर शहर से अबॉर्शन टैबलेट्स लाने के लिए कहती है। वो भी मैगी के साथ शहर के मेडिकल में जाता है, पर वहां एक ज़ॉम्बी मैगी पर हमला कर देता है। एन वक्त पर ग्लेन उस ज़ॉम्बी को मारकर मैगी को बचा लेता है। फिर वो लॉरी को अबॉर्शन टैबलेट्स ला कर देता है। वो भी टैबलेट्स खाती है, लेकिन अचानक उसे लगता है कि ये गलत है। वो सारे टैबलेट्स उगलने लग जाती है। तभी रिक वहां पर आ जाता है और टैबलेट्स को देखकर पूछता है कि ये क्या खा रही हो तुम। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की दुनिया में मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। रिक कहता है कि अरे कैसी बात कर रही हो, मैं अपने बच्चे की सुरक्षा करूंगा, तुम इसे अबॉर्ट मत करो। और तब लॉरी पता है क्या कहती है, ये तुम्हारा नहीं है, शेन का बच्चा है। रिक की तो सारी सांसें अटक जाती है। वो कहता है क्या। बस दोस्तों, इसके बाद रिक को सारी बातें पता चल जाती है कि मेरी वाइफ कैसी है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा बवंडर नहीं होता। आगे हम देखते हैं ग्लेन सभी को फार्म हाउस के ज़ॉम्बीज़ के बारे में बता देता है। शेन तो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है कि इतने सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ होंगे तो हम यहाँ सेफ कैसे रहेंगे, या तो सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म करना होगा या फिर हम सबको यहाँ से निकल जाना होगा। पर दूसरी ओर करोल कहती है कि अरे मेरी बेटी सोफी का क्या होगा, उसे तो अब तक ढूंढा ही नहीं हमने। शेन कहता है कि देखो तुम बचकानी बातें मत करो, इतने दिन हो गए हैं और तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि ज़ॉम्बीज़ ने तुम्हारी बेटी को जिंदा रखा होगा। नहीं, उसे मार दिया होगा, जरूर वो भी ज़ॉम्बी बनकर कहीं पर घूम रही होगी। इस पर दोस्तों डेरिल को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो भी किसी तरह उस बच्ची को ढूंढना चाहता है। दोनों की हाथापाई हो जाती है, लेकिन फिर रिक को बीच में आना पड़ता है रोकने के लिए। फिर वो डॉक्टर से मिलने जाता है, पर डॉक्टर साफ साफ कह देते हैं कि उन ज़ॉम्बीज़ के बीच मेरी वाइफ और मेरा बेटा भी है, उन्हें और बाकी ज़ॉम्बीज़ को मार डालने की परमिशन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो बीमार हैं और दवा मिलते ही सब ठीक हो जाएंगे। रिक तो डॉक्टर को बहुत समझाता है कि सीडीसी में जहां इसकी दवाई बननी चाहिए वहां अब कोई है नहीं, सब मर चुके हैं।
आप किस उम्मीद में जी रहे हैं कि वहां पर कोई दवाई बना रहा होगा? कोई नहीं है वहां पर। जो ज़ॉम्बीज़ आपने कैद करके रखे हुए हैं वो बीमार नहीं है, मर चुके हैं डॉक्टर। मरने के बाद ही वो ज़ॉम्बीज़ बने हैं। पर डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनना चाहता और कहता है कि तुम सब मेरे घर से निकल जाओ, अभी के अभी। रिक कहता है कि प्लीज डॉक्टर, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और इस हाल में उसको यहाँ से ले जाना सेफ नहीं होगा। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर फिर थोड़े शांत हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि ठीक है रह लो यहाँ पर। ये बिल्कुल नहीं कहते। फिर रिक शेन के पास जाता है तो वो पूछता है कि बूढ़ा क्या बोल रहा था जरा? ज़ॉम्बीज़ को मारेगा वो या नहीं? रिक कहता है कि उन ज़ॉम्बीज़ में डॉक्टर की वाइफ और बेटा है और डॉक्टर को लगता है कि इस बीमारी की दवा ज़रूर बनेगी तो वो ठीक हो जाएंगे। शेन कहता है तो ठीक है, उसका घर उसकी मर्जी, पर हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रहेंगे, चलो यहाँ से। तब रिक कहता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर शेन जरा तिलमिला जाता है और उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि लॉरी के पेट में कहीं मेरा बच्चा तो नहीं है। बाद में जब रिक वहां पर नहीं होता तो शेन लॉरी से पूछता है कि सच बताओ, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है ना? वो कहती है तुम्हारा भी हो सकता है, लेकिन अब वो रिक का बच्चा है और वही हमारी देखभाल करेगा। ये सुनकर शेन को और गुस्सा आता है। इसके बाद रिक डॉक्टर के घर में रहने के लिए उसकी एक हाँ सुनना चाहता है, बस कि डॉक्टर हाँ कर दे। तो उसके लिए वो डॉक्टर के साथ जंगल के अंदर जाता है जहाँ पर एक दलदल जैसी जगह होती है। दरअसल कई ज़ॉम्बीज़ इस दलदल में फंसे होते हैं और उन्हें रेस्क्यू करके डॉक्टर अपने फार्म हाउस में बंद करता है, उन्हें वहां पर खाना देता है। तो अब रिक भी एक ज़ॉम्बी को पकड़कर उनकी मदद करने लग जाता है। तो शेन और बाकी लोग तो भड़क जाते हैं कि ये क्या क्या कर रहे हो तुम? उन्हें मारने के बजाय उनको संभाल कर रख रहे हो। अब यहाँ पर शेन को तो इतना गुस्सा आ जाता है कि रिक को वो मार दे, पर वो मारता तो नहीं है, पर ताने जरूर मारता है कि तुम भी उस डॉक्टर की तरह पागल हो गए हो क्या? रिक कहता है कि अगर मैंने डॉक्टर की मदद नहीं की तो वो हमें यहाँ पर रहने नहीं देंगे। शेन तो डॉक्टर पर चिल्लाता है कि बेवकूफ आदमी, ये लोग ठीक नहीं हो सकते, सबके सब मर चुके हैं, कब समझ में आएगा तुमको? ये लोग तो बाकियों को भी ज़ॉम्बी बना देंगे और क्या। कहकर वो झट से गन निकालकर ज़ॉम्बी को शूट करने लग जाता है। अब इतने सारे बुलेट्स लगने के बावजूद भी ज़ॉम्बीज बिल्कुल जिंदा लाश की तरह चल रहे होते हैं। तब जाकर डॉक्टर को होश आता है और वो रियलाइज करता है कि सच में ये जिंदा इंसान नहीं बल्कि मरे हुए लोग हैं जो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। इतने में गन शॉट सुनकर फार्म हाउस में बंद सारे ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाते हैं। अब इनके पास ज़ॉम्बी को खत्म करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। सभी लोग उन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। डॉक्टर की वाइफ और बेटे को भी शूट कर देते हैं। डॉक्टर से ये देखा नहीं जाता और वो पूरी तरह टूट जाता है। पर आखिर में एक छोटा ज़ॉम्बी बाहर निकलता है। उसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि सोफी है, जो ज़ॉम्बीज के काटने से खुद एक ज़ॉम्बी बन गई है। खरोच से रहा नहीं जाता और वो सोफी के आगे भागी चली जाती है, पर ये लोग उसको रोक देते हैं। अब इन्हें सोफी को भी शूट करना होगा, लेकिन कोई ऐसा करना नहीं चाहता। पर रिक तो इन मामलों में एक्सपीरियंस्ड है। वो गन लेकर सोफी के पास जाता है और झट से शूट। अगले दिन वो मरे हुए सारे ज़ॉम्बीज को एक जगह पर इकट्ठा करके जलाने वाले होते हैं। सिर्फ सोफी, डॉक्टर की वाइफ और उनके बेटे को दफनाने वाले हैं दोस्तों ये लोग। पर इसी बीच डॉक्टर को खुद पर बड़ा गुस्सा आता है कि इतने दिन से उसने अपनी वाइफ और बेटे को इंसान समझकर पाला था, हालांकि वो मरकर ज़ॉम्बीज बन गए हैं। उसे अपनी बेवकूफी समझ में आ जाती है और वो अपना गुस्सा उतारने के लिए शहर जाकर शराब पीने का फैसला करता है। अब ये सारी बातें जानकर रिक ग्लेन को लेकर डॉक्टर को वापस लाने शहर जाता है। इसी बीच डेल को शेन पर शक हो जाता है। वो लॉरी से कहता है कि मुझे लगता है शेन जितना इनोसेंट दिखता है ना, उतना है नहीं। लॉरी पूछती कह रहे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, इस फार्म हाउस में जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन सबको वो शिकारी पकड़ कर लाया था। क्या तुम्हें अब भी विश्वास है कि इतने सारे ज़ॉम्बीज को जो आदमी हैंडल करना जानता था वो वहां ज़ॉम्बीज के बीच फंसकर मर गया होगा? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि शेन झूठ बोल रहा था। उसी ने शिकारी को ज़ॉम्बीज के बीच में पक्का फंसाया होगा। दोस्तों, अब लॉरी को भी शेन पर शक हो जाता है कि जरूर इसी ने शिकारी को मरने के लिए वहां छोड़ा होगा। बहुत देर के बाद भी जब रिक और ग्लेन डॉक्टर को लेकर नहीं आते तो लॉरी खुद उनकी तलाश में शहर जाती है। पर रास्ते में अचानक एक ज़ॉम्बी सामने आ जाता है। लॉरी घबराहट में गाड़ी को घुमा देती है। ओह, गाड़ी उलट जाती है दोस्तों। ज़ॉम्बी इस गाड़ी का ग्लास तोड़कर अंदर आने लगते हैं, लेकिन लॉरी उनसे बचकर निकल जाती है और शहर की ओर पैदल चलती है। पर जब शेन को पता चलता है कि लॉरी अकेली गाड़ी लेकर गई तो वो भी उसके पीछे चला जाता है और रास्ते में उसको फाइनली लॉरी मिल जाती है। वो कहती है तुम अभी गाड़ी निकालो, हमें रिक, ग्लेन और डॉक्टर को वापस लाना होगा। तो पता है इस पर शेन झूठ बोलता है। अरे क्या बात कर रही हो, वो तीनों तो कब के लौट भी आए हैं, वहां सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो वापस। उस पर विश्वास करके लॉरी भी उसके साथ चली जाती है और जब उसे पता चलता है कि शेन ने झूठ बोला तो वो शेन पर भड़क जाती है। सभी बड़ी टेंशन में होते हैं कि न जाने रिक, ग्लेन और डॉक्टर का क्या हुआ होगा। दूसरी ओर शहर में रिक और ग्लेन डॉक्टर को ढूंढ लेते हैं, जो कि एक बार में बैठकर पी रहा होता है। रिक उन्हें बुलाता है तो वो कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ और बेटे के पास जाना चाहता हूँ, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। रिक कहता है कि अरे आप एक डॉक्टर हैं और दुनिया को आपकी जरूरत है, प्लीज कोई गलत फैसला मत लीजिए। इतने में दोस्तों वहां पर दो आदमी आते हैं जिनके पास भी गन्स होते हैं। अब इस ज़ॉम्बी की दुनिया में जो जिंदा लोग हैं
वो अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं, तो जाहिर है एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर अपना अधिकार जमाने की पूरी कोशिश करेगा। रिक तो यहाँ से निकल जाना चाहता है, लेकिन वो गन दिखाकर उसको धमकाने लग जाते हैं कि तुम लोग हो कौन, कहाँ रहते हो, हमें भी वहां लेकर चलो जहां तुम रहते हो। और फिर कोई रास्ता न पाकर रिक को मजबूरन उन दोनों को शूट करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब शूट की आवाज को सुनकर उन दोनों के साथी भी बार में घुसने की कोशिश करते हैं, पर ये लोग अंदर से दरवाजा लॉक कर देते हैं। अब बाहर खड़े उनके साथी पूछते हैं कि अरे तुम लोग हो कौन, हमारे साथियों को क्यों मारा तुमने। रिक कहता है कि सुनिए, उन दोनों ने हम पर पहले हमला करने की कोशिश की थी, इसलिए हमने उन्हें भी खत्म करा। इस बात पर दोनों ग्रुप्स के बीच शूट आउट होता है। अब आवाज को सुनकर आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर की ओर आ जाते हैं। उनको देखकर तो बाहर खड़े सारे आदमी डर कर भागने लगते हैं। तब पता है क्या होता है, उस ग्रुप का एक आदमी जंप करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक मेटल वायर में फंस जाता है और वो दर्द से तड़प रहा होता है वहां पर। उसके साथी भी उसको छोड़कर चले जाते हैं। पर देखिए दोस्तों, रिक को वो उस आदमी को बचाकर अपनी गाड़ी में वापस लेकर आ रहा होता है। इसी बीच वहां दिखाते हैं तो लॉरी शेन से पूछ लेती है, सच बताओ शिकारी को तुमने ज़ॉम्बीज़ के हवाले करके मार डाला ना। तो शेन दोस्तों जिस तरह जवाब देता है ना, उससे तो साफ पता चल जाता है कि उसी ने शिकारी को मौत के घाट उतारा था। पर वो कहते हैं कि देखो देखो मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा तुम्हारे लिए, काल के लिए और तुम्हारे पेट में पल रहे हमारे बच्चे के लिए किया था। पर लॉरी को उसकी ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इतने में रिक और ग्लेन डॉक्टर और उस दूसरे ग्रुप के घायल आदमी को लेकर आ जाते हैं। उसकी आंखें बंदी भी होती हैं ताकि उसे यहाँ का रास्ता पता ना चले। जैसे उसके पैर का घाव ठीक होगा उसे ये हाईवे पर कहीं छोड़ देंगे, तब वो कहीं जाए उसकी मर्जी। यह है दोस्तों इन लोगों का प्लान। डॉक्टर का दिल भी अब जरा हल्का हो जाता है, क्योंकि वो मरने के इरादे से शहर गया था, लेकिन रिक उसको बचाकर वापस लेकर आ गया। इसलिए वो रिक और उसके साथियों को फाइनली अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। घर पर आने के बाद लॉरी रिक को बता देती है कि देखो ये शेन बहुत ही बुरा आदमी है, उसने शिकारी को ज़ॉम्बी के हवाले करके अपनी जान बचा ली और हम सबसे भी झूठ बोला। वो तो मुझसे भी कहने लगा कि मैं तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे की सुरक्षा करूंगा। देखो मेरी समझ में नहीं आता कि उससे कैसे पीछा छुड़ाऊं अपना। रिक कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा इसको। और दोस्तों जब उस दूसरे ग्रुप के आदमी का घाव ठीक हो जाता है तो उसे हाईवे पर कहीं दूर छोड़ने के लिए रिक और शेन जाते हैं। तब रिक शेन को सीधे सीधे कह देता है कि देखो मुझे पता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं था तो तुम्हारे और लॉरी के बीच संबंध बने थे और किसी ने लॉरी को बताया था कि मैं मर चुका हूँ, इसलिए वो तुम्हारे साथ क्लोज हुई। पर देखो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अब मैं आ चुका हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज उसे परेशान मत करो। उसके पेट में अगर तुम्हारा बच्चा भी है तो मैं ही उसका बाप हूँ। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मुझे उम्मीद है कि तुम एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ही बिहेव करोगे। प्लीज तुम सब कुछ भूल जाओ जो आज तक हुआ और मेरे साथ चलो। शेन उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी चुप रहता है। उस जगह पर पता है 2 पुलिस ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करके उनके पास जाते हैं। ओहो, तो पता चलता है कि उनके शरीर में ज़ॉम्बीज़ के काटने के निशान नहीं है। शेन पूछता है कि फिर ये दोनों ज़ॉम्बीज़ बने कैसे। दोस्तों रिक इस बारे में कुछ जानता तो है, लेकिन वो शेन को नहीं बताना चाहता और कहता है कि यार पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। फिर वो उस दूसरे ग्रुप के आदमी के हाथ बांधकर उसे हाईवे पर एक जगह छोड़ देते हैं और रिक कहता है ये रहा चाकू, तुम अपने आप आकर चाकू उठाओ और खुद को आजाद कर जाओ। पर वो आदमी विनती करता है कि प्लीज 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 मुझे अपने साथ लेकर चलिए, मुझे उस ग्रुप के साथ नहीं जाना, वो बड़े खतरनाक लोग हैं, मुझे मार डालेंगे। पर ये दोनों उसकी कोई बात नहीं सुनते और वहां से निकल जाते हैं। तब वो कहता है कि मैं मैगी और उसके पापा को भी जानता हूँ, मुझे उनकी जगह भी मालूम है? ये सुनकर रिक और शेन दोनों शॉक हो जाते हैं कि इसको कैसे पता। तब वो कहता है कि आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं और मैगी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मैं मैगी को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानती। अब शेन कहता है रिक देखो, अगर इसको जिंदा छोड़कर गए तो ये अपने ग्रुप को जरूर हमारी जगह बता देगा, इसलिए काम करते हैं इसको गोली मार देते हैं। पर रिक कहता है पागल हो गए हो तुम, हम इसे अपने साथ वापस लेकर जाएंगे और पूछताछ करेंगे कि ये और क्या क्या जानता है। दोस्तों शेन को तो इतना गुस्सा आता है कि वो अभी रिक को मार दे और इस तरह दोनों में बहस शुरू हो जाती है। शेन कहता है कि देखो रिक, अगर तुम इसी तरह मनमानी करते रहोगे ना तो तुम अपनी बीवी बच्चों की सुरक्षा कभी नहीं कर पाओगे, फिर मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। रिक तो और भड़क जाता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं बन रहा है और दोनों की और ज्यादा लड़ाई हो जाती है। शेन तो दोस्तों कुल्हाड़ी उठाकर फेंकने लग जाता है, इस पे तो भूत सवार हो गया है। आवाज को सुनकर वहां पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। इसी बीच उस दूसरे ग्रुप का आदमी भी धीरे धीरे चाकू की ओर जाता है और चाकू से अपनी रस्सी काट लेता है। तभी शेन एक स्कूल बस में छुप जाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उस बस को पूरी तरह घेर लेते हैं। इसी बीच रिक एक गाड़ी निकालता है और दूसरे ग्रुप के आदमी को लेकर शेन को भी बचाकर वहां से लेकर जाता है। ओह फाइनली ये दोस्तों बच गए हैं। वहां डेरल को दिखाते हैं तो वो दूसरे ग्रुप के आदमी को, जिसका नाम लूका है, उससे खूब पीटता है कि सच बताओ तुम्हारे गैंग में कितने लोग हैं। वो कहता है कि लगभग 40 लोग। और एक बात बताओ, तुम्हारे ग्रुप के आदमी बुरे हैं क्या? वो कहता है कि हाँ बहुत ज्यादा बुरे हैं। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर सभी लोग डरने लग जाते हैं, पर रिक पे हिम्मत होती है।
वो फैसला करता है कि अब इसको जान से मारने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। पर डेल कहता है कि हम सब साथ रहते हैं, लेकिन फैसला तुम अकेले कैसे ले सकते हो? जो भी फैसला होगा सबका होगा। रिक कहता तो ठीक है, आज शाम को एक मीटिंग रखते हैं और वोटिंग करेंगे कि लूका को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। जिस ऑप्शन को ज्यादा वोट मिलेंगे वही करेंगे। आप खुश? शाम को जब मीटिंग होती है तो काल चुपके से एक गन लेकर जंगल के अंदर आ जाता है। वहां उस दलदल में एक ज़ॉम्बी फंसा होता है। तो पता है, वो उस ज़ॉम्बी के साथ खेलने लग जाता है, फिर ज़ॉम्बी पर पत्थर मारने लगता है। तो ज़ॉम्बी भी आगे आगे आने की कोशिश करता है। इस तरह दलदल में फंसा उसका एक पैर निकल जाता है और वो काल को पकड़ने की कोशिश करता है। पर हाँ, उसका दूसरा पैर दलदल में फंसा होता है। इसी बीच काल वहां से भाग जाता है। पता नहीं ये करना क्या चाहता है यहाँ पर, आगे पता चलेगा आपको। और यहाँ पर होती है मीटिंग। मीटिंग में आता है वोटिंग का वक्त और सभी लूका को जान से मार देना चाहते हैं। सिर्फ डेल इसके खिलाफ होता है और कहता है ये ऐसा वक्त है जब इंसान जानवर बन गए हैं, पर हम अभी भी इंसान हैं, इसलिए हमें उन जानवरों जैसी हरकत नहीं करनी चाहिए। उस लड़के की जान मत लो यार, हमारे अंदर अगर एक भी बूंद इंसानियत बची है तो हम उसको नहीं मारेंगे। वो लड़का अब भी इंसान है, ज़ॉम्बी नहीं बना। फिर तुम लोग उसको मारना क्यों चाहते हो? उसको छोड़ दो ना। लेकिन बाकी सब तो उसको मारने का फैसला करते हैं। रिक उसे शूट करने चाहता है, लेकिन उसके भी हाथ कांपते हैं, उससे ये काम हो नहीं पाता। सोचता है कि यार अगर ज़ॉम्बी होता तो मैं आराम से शूट कर देता, लेकिन ये तो जिंदा इंसान है, इसे कैसे शूट करूं मैं? इसलिए रिक सोच लेता है कि नहीं, इसको नहीं मारेंगे। पर दूसरी ओर डेल को लगता है कि ये लोग लूका को मार देंगे, इसलिए वो परेशान होकर थोड़ी दूर चला जाता है। और तब सामने एक गाय पड़ी होती है जिसे किसी ज़ॉम्बी ने काट कर उसका बुरा हाल कर दिया था। डेल तो चौंक जाता है और मुड़कर देखता है तो एक ज़ॉम्बी उसको पकड़ कर काट लेता है। दोस्तों, आवाज सुनकर ये सभी वहां पर आते हैं और उस ज़ॉम्बी को शूट कर देते हैं। ज़ॉम्बी ने तो डेल की ओहो कितनी बुरी हालत कर दी है, इसलिए वो उसको बचा नहीं पाते। और जब काल उस मरे हुए ज़ॉम्बी को देखता है तो रियलाइज करता है कि ये तो वही ज़ॉम्बी है जिसके साथ वो दलदल में खेल रहा था और इसी की वजह से डेल भी मरा है। काल तो रोने लग जाता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं वहां दलदल में गया था और मैं उस ज़ॉम्बी के साथ खेल रहा था, वही ज़ॉम्बी यहाँ पर आया, उसने डेल को मार दिया। अगर मैं उस शाम को ज़ॉम्बी के साथ नहीं खेलता तो ज़ॉम्बी के दोनों पैर दलदल में फंसे। काल तो रोने लग जाता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं वहां दलदल में गया था और मैं उस ज़ॉम्बी के साथ खेल रहा था, वही ज़ॉम्बी यहाँ पर आया, उसने डेल को मार दिया। अगर मैं उस शाम को ज़ॉम्बी के साथ नहीं खेलता तो ज़ॉम्बी के दोनों पैर दलदल में फंसे रहते और फिर वो ऊपर नहीं आ पाता। ये सब मेरी ही गलती है। पर दोस्तों, आपको तो पता ही है, काल ने उस पर एक पत्थर फेंका था और उसे अपनी ओर आकर्षित किया, इसलिए वो अपना एक पैर दलदल से निकाल कर काल की ओर आ गया था। इसी वजह से वो दलदल से निकल पाया और उसने बेचारे डेल को हमला कर दिया। अब अगले दिन वो डेल को दफनाकर उसको श्रद्धांजलि देते हैं और उस जगह को एक मजबूत फैन से कवर करते हैं ताकि आगे से एक भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ पाए। रिक काल को समझाता है कि बेटा, डेल की मौत के तुम जिम्मेदार नहीं हो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें ज़ॉम्बी से बचकर रहना होगा। ये कहकर वो काल को एक गन देता है और कहता है कि एक काम करो, इसे तुम अपनी सेफ्टी के लिए रख लो। अब ये लोग फैसला करते हैं कि लूका को ना यहाँ पर रखेंगे और ना ही उसके गैंग के पास उसे भेजेंगे, उसे कहीं दूर ले जाकर छोड़ देंगे। पर इसी बीच शेन लूका से मिलता है और कहता है कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर निकालूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी गैंग के अड्डे का लोकेशन बताना होगा। तो वो भी शेन को बता देता है। यार, जान सबको प्यारी होती है। फिर शेन उसे चोरी छुपे जंगल के अंदर ले जाकर उसे जान से मार डालता है और फिर बेड पर अपना सर पटक कर खुद को घायल भी कर देता है और वापस अपने साथियों के पास जाकर नाटक करता है कि पता है, उस लूका ने मुझ पर हमला किया और यहाँ से बच निकला वो, हमें जल्दी से उसका पता लगाना होगा, वरना वो अपनी गैंग को लेकर यहाँ पर आ जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। फिर दोस्तों, सभी लूका को ढूंढने में लग जाते हैं। शेन और रिक एक जगह ढूंढ रहे होते हैं तो डेरिल और ग्लेन लूका को दूसरी ओर ढूंढ रहे होते हैं और तभी लूका ज़ॉम्बी बनकर इनके सामने आ जाता है। वो उसे मार डालते हैं। फिर उसकी बॉडी पर चेक करते हैं तो इनको पता चलता है उसमें किसी के काटने के निशान नहीं है। तो फिर ये ज़ॉम्बी कैसे बन गया, सोचने वाली बात है। इतना ही नहीं, किसी ने इसकी गर्दन तोड़ी है जिसकी वजह से ये मर गया था। अब दोस्तों, इसको मारने के पीछे शेन का प्लान ये था कि इसे ढूंढने के बहाने वो रिक को अलग में ले जाकर खत्म कर देगा। मतलब वो रिक को मारना चाहता है। और जब ये दोनों थोड़ी दूर जाते हैं तो शेन रिक पर गन तान कर कहता है, तुम वापस क्यों आए हैं? तुम्हारी बीवी और मेरा अच्छा चल रहा था, तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हारे आने के बाद मेरा सब चैन सब बर्बाद हो गया। तुम मर क्यों नहीं जाते? जिंदा क्यों लौट आए तुम? रिक तो समझ जाता है कि अब इससे बचने का एक ही रास्ता है। वो अपनी दोस्ती के बारे में बातें करते हुए शेन के पास जाता है और झट से उसे चाकू से मारकर खत्म कर देता है दोस्तों। लेकिन तभी काल वहां पर आता है और वो रिक पर गन तान देता है। रिक कहता है कि बेटा काल, ये खेलने का वक्त नहीं है, गन नीचे करो। पर काल नहीं मानता, शूट कर देता है दोस्तों। रिक घबरा जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि असल में काल ने शेन को शूट किया था क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनकर रिक पर हमला करने वाला था। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन तो यह है कि शेन को किसी ज़ॉम्बी ने काटा नहीं, फिर ये ज़ॉम्बी कैसे बना? लगता है इसका जवाब रिक जानता है।
पर वो बिना कुछ कहे काल को लेकर चला जाता है दोस्तों। पर ये दोनों नहीं जानते कि इनके पीछे ज़ॉम्बीज़ की सेना आ रही है। सेना दोस्तों, सेना। असल में सीजन 1 में रिक जब शहर आता है तो वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग पर एक हेलीकॉप्टर का रिफ्लेक्शन देखता है और वो उस हेलीकॉप्टर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करता है। इस दौरान वो ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस जाता है और एक टैंक में छुप जाता है। लेकिन असल में उस हेलीकॉप्टर की आवाज को फॉलो करते हुए सारे ज़ॉम्बीज़ उसी दिशा में आने लगे थे और अब वही ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे आ रहे हैं। असल में उन्होंने काल का गन शॉट सुना और इनके पीछे आने लग गए। यानी अब सारे ज़ॉम्बीज़ डॉक्टर के घर की ओर ही आ रहे हैं, जिसे ये लोग अभी तक सेफ समझ रहे थे, ये अनसेफ होने वाला है। अब यहाँ डैरल और ग्लेन सभी को बताते हैं कि हमें तो लगता है कि शेन हमारी पीठ पीछे गलती पे गलती कर रहा है। उसने कहा था कि लूका उस पर हमला करके यहाँ से बच निकला, पर लूका तो यहाँ पर ज़ॉम्बी बन के घूम रहा था। जरूर शेन कोई खतरनाक प्लान बना रहा है। ये सुनकर तो लॉरी परेशान हो जाती है, क्योंकि रिक अभी अभी शेन के साथ ही गया था और काल भी गायब है। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बीज़ की सेना को घर की ओर आते देखते हैं। बस अब या तो इनको ये जगह छोड़नी पड़ेगी या इन सारे ज़ॉम्बीज़ का सामना करके इन्हें खत्म करना होगा। पर डॉक्टर का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस जगह पर रह रहा है और वो इस जगह को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते। तो बाकी लोग भी फैसला करते हैं कि देखो देखो जितना हो सके ज़ॉम्बीज़ से लड़ेंगे, बाकी देख लेंगे। वो गाड़ी में घूमते हुए ज़ॉम्बीज़ को चारों ओर शूट कर जाते हैं। रिक और काल उनसे बचकर भाग रहे होते हैं। फिर वो ज़ॉम्बीज़ को फार्म हाउस की ओर अट्रैक्ट करके उन्हें अंदर बंद कर देते हैं और आखिर में फार्म हाउस को जला देते हैं। पर ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत बड़ी होती है, वो बड़ी तादाद में आते ही रहते हैं। तो अब यहाँ से निकलने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। सभी अलग अलग गाड़ियों में हाईवे की ओर जाते हैं। एक दूसरे को साथ लेकर जाने का टाइम भी नहीं होता इनके पास। रिक बड़ी मुश्किल से डॉक्टर को समझाता है कि प्लीज यहाँ रहकर ज़ॉम्बी का शिकार बनने से बेहतर तो आप हमारे साथ चलिए, हमें आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज। डॉक्टर भी मान लेते हैं और रिक उन्हें अपने साथ एक गाड़ी में लेकर चल जाता है। इस तरह सभी निकल जाते हैं। सिर्फ एंड्रिया बेचारी वहां पर फंस जाती है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देती है। पर कब तक कर पाती बेचारी, वो बहुत देर तक टिक नहीं पाती। सुबह होते ही सभी हाईवे पर मिलते हैं। रिक बता देता है कि मैंने शेन को मार डाला क्योंकि वो हमारे पीठ पीछे हमें धोखा दे रहा था। अब डेरल बताता है कि एक मिनट, लूका को शेन ने मार डाला, उसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, फिर वो अपने आप ज़ॉम्बी कैसे बन गया? पर रिक इसका ठीक से जवाब नहीं देता तो लॉरी कहती है कि तुम जरूर कुछ जानते हो रिक, हमें भी बताते क्यों नहीं? रिक कहता है कि सुनो, अगर सच जानोगे ना तो डर जाओगे। पर डेरल तो छोड़ने वाला नहीं था और कहता है कि अगर तुम हमें सब कुछ नहीं बताओगे तो हम तुम्हारे साथ कतई नहीं आएंगे। और तब रिक सच बताना शुरू करता है। असल में सीजन 1 में सीडीसी के डॉक्टर जेनर ने रिक के कान में कुछ कहा था, आपको याद होगा दोस्तों। जेनर ने यह कहा था कि फिलहाल धरती पर सारे इंसानों के शरीर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। शुरू में तो ज़ॉम्बी के काटने से इंसान ज़ॉम्बी बनते थे, लेकिन अब हालात वैसे नहीं रहे। हम सबके शरीर में ज़ॉम्बी वायरस आ चुका है। अगर हम नॉर्मली मर जाएं या किसी एक्सीडेंट में मर जाएं तो हमारे अंदर का ज़ॉम्बी वायरस एक्टिवेट हो जाएगा और वो हमारे शरीर को पूरी तरह फिर कंट्रोल करेगा और आखिर में हम सभी एक ज़ॉम्बी बन जाएंगे। इसीलिए जब शेन ने लूका को मार डाला तो उसके शरीर में जो ज़ॉम्बी वायरस था उसने उसे एक ज़ॉम्बी बना दिया। उसी तरह जब रिक ने शेन को मार डाला तो वो भी ज़ॉम्बी बन गया, जिसे काल ने शूट कर दिया था। मतलब हम सबकी बॉडी में ज़ॉम्बी वायरस है। बस दोस्तों, अब सबके दिल में डर बैठ जाता है कि हम बिना कुछ किए यूं ही बैठे बैठे मर गए तो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। ये कैसी जिंदगी है यार, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, भूख भी लगी हुई है और खाना भी नहीं है, हम करे तो करे क्या करें? इस तरह हिम्मत हार कर सभी बड़बड़ा रहे होते हैं कि अब करना क्या है। तो रिक चिढ़कर कहता है कि ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने, मातम मनाने से कुछ नहीं होने वाला, हमें आगे की सोचनी होगी, तो चुपचाप बैठे रहो अभी। और सुनो, जो लोग हिम्मत हार चुके हैं और सोचते हैं कि हमारा अब कुछ नहीं हो सकता, वो लोग इस ग्रुप को छोड़कर जा सकते हैं, तुम्हारा डिसीजन है। अब तक तुम लोगों ने जो देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, मेन पिक्चर में इससे भी खतरनाक चीजें हमारा वेट कर रही है। जो लोग रियलिटी को फेस करने की हिम्मत रखते हैं वही लोग इस ग्रुप में रहे, बाकी सब निकल जाएं। ये सुनकर सभी के सभी चुप हो जाते हैं। लगता है अब रिक को ही इस ग्रुप को गाइड करना पड़ेगा और इन्हें सेफ जगह पहुंचाकर इनकी जान बचानी होगी। डॉक्टर के फार्म हाउस में एंड्रिया ज़ॉम्बी से डटकर लड़ रही होती है, अभी भी दोस्तों, हाँ अभी भी, लेकिन उसके सारे बुलेट्स खत्म हो जाते हैं। पर ज़ॉम्बीज़ उसे नहीं छोड़ते। तभी हुडी पहना हुआ कोई ज़ॉम्बी को मारकर एंड्रिया को बचाता है। उसके साथ 2 ज़ॉम्बी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। उस इंसान ने उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को चेन से बांधकर अपने साथ रखा होता है। लगता है वो इन ज़ॉम्बी को कुत्तों की तरह वॉकिंग लेकर जा रहा है। यहाँ रिक को दिखाते हैं जो गहरी सोच में होता है कि यार अब आगे क्या करना है, कैसे अपनी और इन लोगों की जान बचाऊं। और दोस्तों, इसी पॉइंट पर वॉकिंग डेड के सीजन 2 का होता है दी एंड।